स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। महाकुंभ के कई रहस्य हैं, कई राज हैं, कई पहेलियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी पहेली है नागा साधु। नागा साधु आते कहां से हैं? नागा साधु बनते कैसे हैं? नागा साधुओं की ट्रेनिंग कैसे होती है? क्यों वो धर्म के नाम पर मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्या इसके पीछे उनको दी जाने वाली ट्रेनिंग है? दुनिया में पहली बार नागा साधुओं की ट्रेनिंग के हर स्टेज की जानकारी, हर वो तस्वीर दिखेगी जो आपको नागा साधुओं के रहस्य से जुड़ी उलझन को सुलझा देगी। ये अति दुर्लभ तस्वीरें पहली बार प्रयाग महाकुंभ से सामने आ रही हैं। नागाओं के रहस्य पर सबसे हैरत अंगेज रिपोर्ट आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सनातन रक्षक नागा कैसे तैयार होते हैं? सनातन के रक्षक नागा ऐसे तैयार होते हैं। नागा सेना का ट्रेनिंग कैंप कैसा होता है? नागा सेना का ट्रेनिंग कैंप ऐसा होता है। नागा सेना के कमांडो की ट्रेनिंग कैसे होती है? नागा सेना के कमांडो की ट्रेनिंग ऐसे होती है। नागा सेना की बटालियन कैसे बनती है? नागा सेना की बटालियन ऐसे तैयार की जाती है। महाकुंभ में दुनिया पहली बार देख रही है, नागा साधुओं के रहस्य की पहेली सुलझ रही है। देख लीजिए, रहस्यों से भरे नागा साधुओं का संसार कैसे बनता है। देख लीजिए, आस्था, श्रद्धा, वीरता, त्याग के प्रतीक नागा साधु गढ़े कैसे जाते हैं। नागा साधुओं की कठिन दीक्षा, कड़ी ट्रेनिंग का महाकुंभ से सीधा प्रसारण हो रहा है। यकीन मानिए, इन तस्वीरों को देखकर नागा साधुओं को लेकर आपके ज़हन में चल रहे कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे और यह भी पता चल जाएगा कि नागा बनना आसान नहीं है। इसमें चरण होते हैं। जब बच्चा संन्यास लेता है तो संन्यास लेने के बाद में ये अपना परिवार छोड़ देता है और परिवार से अलग फिर अपने परिवार में नहीं जाएगा कभी। वो हमारे जो अखाड़ा पदाधिकारी उन्होंने जो नियम बताए हैं, परंपरा चल रही, उनको अपना ये अभी भस्म होगा, 16 प्रकार का इनका संस्कार होगा और स्नान होगा। और यहाँ नागा तक पहले परंपरा, अभी तो कोपिन लगाई जाती, नागा हमेशा रहते थे। और इसके बाद में नागा जो बनते हैं और नागा के बाद में पद्धति ये परिवार से दूर हो जाते हैं। ये खाली एक सनातन और आप सबकी देश की रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पण करते हैं। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए निर्वस्त्र त्रिवेणी के तट पर तपस्या करनी पड़ती है। मोह माया के संसार को छोड़कर परमात्मा से आत्मा को जोड़ना होता है, तब जाकर सनातन रक्षक नागा तैयार होता है। ये हमारे प्राचीन समय से, विधि से, विधान से, परंपरा से जिस प्रकार से होते आ रहा है उसी प्रकार से हो रहा है। कैसे हो रहा है कि आज सुबह से ही इनको भोजन वगैरह कुछ कराया नहीं जा रहा है। इनको अभी क्या है कि सुबह दिन भर इनको लेके गया, गंगा के तट में जाप कराया गया, हवन कराया जाएगा। वहीं पर इनका क्या हो रहा है कि गंगा के तट में ले जाके इनके सारे पीढ़ियों के 16 परिवारों के अपने पीढ़ी होते हैं ना, 16 पीढ़ियों के वो पिंडदान करवा के अपने आप के खुद को भी बोला कि हम अपना शरीर खुद पिंडदान करवा के हमारे घर में माता पिता भाई बहन सबके पूरे खानदान के पिंडदान करवाने के बावजूद भी अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आए हुए हैं। इनका आज नया जन्म हो रहा है। नया जन्म उनके कारण इन सबको ले आके यहाँ पर बिठाया गया है।
संगम की रेती पर ये श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के नागा सेना के नए रंग रूट हैं, जो त्रिवेणी के सामने सनातन में समा जाने के लिए आतुर बैठे हैं। हर उम्र के हैं, जवान भी हैं, प्रौढ़ भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। जूना अखाड़े के 1500 से ज्यादा नागा सन्यासी सनातन में रमने के लिए तैयार हैं। 12 साल के इंतजार के बाद अखाड़ों के अवधूतों की ये घड़ी आई है जब ये नागा सन्यासी कहलाएंगे। नागा सन्यासियों की संख्या जूना अखाड़ा में सबसे आगे है, जहां अभी 5.3 लाख से अधिक नागा सन्यासी हैं। अब नागाओं की ये नई सेना ट्रेनिंग का फाइनल स्टेज पूरा कर रही है। नागा सेना को तैयार करने में इन साधुओं की ट्रेनिंग बड़ी कठिन होती है। अगर कोई व्यक्ति नागा साधु बनना चाहता है तो उसकी ट्रेनिंग प्रक्रिया महाकुंभ, अर्धकुंभ और सिंहस्थ कुंभ के दौरान ही शुरू हो जाती है, जिसमें तकरीबन 6 साल से 12 साल का समय यानी करीब 2190 दिन से लेकर 4380 दिनों तक का समय लगता है। इस बीच नागा साधु बनने वाले अवधूतों को जंगल, हिमालय, आश्रम और पहाड़ों में कठिन योग साधना करनी होती है। इस दौरान कितनी भी ठंड हो, कितनी भी सर्दी हो, तपना पड़ता है, वो भी बिना किसी वस्त्र के। जो इस परीक्षा में पास हो जाता है वो नागा कहलाता है। यहाँ पर अभी आग चारों तरफ बिठा के यहाँ पर अभी इनका जाप कराया जाएगा। ओम नमः शिवाय का आप सुन रहे होंगे, हर हर महादेव का सुन रहे होंगे, आप नारा सुन रहे होंगे। इनको यहाँ पर बैठ के तपस्या किया जाएगा। ये सुबह से कुछ भोजन नहीं किया, पूरा रात इनको ऐसे ही बिठाया जाएगा और इनको ऐसे ही जाप किया जाएगा। अभी देखो कोई इनके शरीर में कोई कपड़ा नहीं है, एक ही लंगोट के भर में पूरा रात भर, पूरे दिन भर ये लोग यहीं पर बिठाया जाएगा। इन सनातन के प्रहरियों का सिर्फ एक लक्ष्य होता है, सनातन को बढ़ाना, सनातन को जमाना और सनातन के लिए मर मिट जाना। जगत गुरु शंकराचार्य ने हर परिवार से एक एक बच्चा लिए और देश बचाने के लिए हर घर से एक बच्चा लिया गया और उनको एक सन्यासी नागा, एक अपनी सेना तैयार की गई सनातन बचाने के लिए। तो हमारे ये जो जितने हैं नागा एक सैनिक हैं। ये शंकराचार्य के एक सैनिक पद्धति जो जगत गुरु शंकराचार्य ने फिर बाद में 4 जगत गुरु शंकराचार्य बनाए। और ये परंपरा तो हमारे सतयुग, त्रेता, द्वापर से चली आ रही है। ये तो कलयुग है कि इसमें हमारे दत्त भगवान जो थे, दत्त भगवान का जो जन्म हुआ था सतयुग से, तो ये सतयुग में था, त्रेता में था, द्वापर में, मतलब उनकी परंपराएं हमारी चल रही। तो आज भी हमारे सनातन धर्म ये विश्व के अंदर एक रिकॉर्ड ऐसा है जो भारत हमारा है, भारत में ही सनातनी है। आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों की परंपरा शुरू की, जिसने नागा सन्यासियों की सेना बनाई। उन्होंने ही दशनामी संप्रदाय की शुरुआत की। ज्यादातर नागा सन्यासी इसी संप्रदाय से आते हैं। जब ये सन्यासी दीक्षा लेते हैं तो इनको 10 नामों से जोड़ा जाता है: गिरि, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर, आश्रम और सरस्वती के नाम से साधुओं के कैडर होते हैं, जिन्हें दशनामी अखाड़ा कहा जाता है, जो पूरे देश में फैले अखाड़ों में अपनी साधना, सेवा करते हैं। त्रिवेणी के नीचे यही दशनामी महाकुंभ में नागा सेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यहाँ पर देखो 4 मणि है, 14 मणि है, 16 मणि है और 13 मणि है। ये सबके अलग अलग है। और जैसे कि 4 मणि में भारती और सरस्वती है, 14 में गिरी है और 13 में भी गिरी है, 16 में पुरी है। उन सारे मणियों के देखो धर्म जोधा के साक्षात साक्षी बना के उनके नीचे में बिठा के इनको क्या किया जा रहा है, संन्यास दीक्षा ग्रहण दिया जा रहा है। जिस प्रकार हमारे तमाम प्रकार से क्या होता है कि प्राचीन समय से ही शपथ ग्रहण होता है, उसी प्रकार से आज इनका क्या हो रहा है, शपथ ग्रहण हो रहा है। यहाँ पर नागा सन्यासी 2 तरह के होते हैं, एक शस्त्रधारी और दूसरा शास्त्रधारी। जब मुगलों के आक्रमण के बाद जबरन धर्म परिवर्तन शुरू हुआ, तब अखाड़ों ने सैनिकों की शाखा शुरू करने की योजना बनाई। तब से लेकर अब तक अखाड़ों की नागा सेना तैयार होती आ रही है। उसी वैभवशाली सनातनी परंपरा का एक बार फिर गवाह बना है महाकुंभ। कैसे तैयार होती है नागा सेना, कैसे बनते हैं नागा धर्म रक्षक। नागा बनने की 3 स्टेज होती है। आमतौर पर नागा बनने की उम्र 17 से 19 साल होती है, जिसके 3 स्टेज होते हैं: महापुरुष, अवधूत और दिगंबर। लेकिन इससे पहले एक प्री स्टेज यानी परख अवधि होती है, जिसमें नागा साधुओं की इच्छा शक्ति की परीक्षा होती है। जो भी नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में आवेदन करता है, उसे पहले लौटा दिया जाता है। फिर भी वो नहीं मानता, तब अखाड़ा उसकी पूरी पड़ताल करता है। अखाड़े वाले उम्मीदवार के घर जाते हैं, घर वालों को बताते हैं कि आपका बेटा नागा बनना चाहता है। घर वाले मान जाते हैं तो उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है। इसके बाद नागा बनने की चाह रखने वाले व्यक्ति को एक गुरु बनाना होता है और किसी अखाड़े में
रहकर 2-3 साल सेवा करनी होती है। वरिष्ठ सन्यासियों के लिए खाना बनाना, उनके स्थानों की सफाई करना, साधना और शास्त्रों का अध्ययन करना इनका काम होता है। वो एक टाइम ही भोजन करता है, काम वासना, नींद और भूख पर काबू करना सीखता है। इस दौरान ये देखा जाता है कि मोह माया के चक्कर में तो वो नहीं पड़ रहा, उसे घर परिवार की याद तो नहीं आ रही है। अगर कोई उम्मीदवार भटका हुआ पाया जाता है तो उसे घर भेज दिया जाता है। प्री स्टेज के बाद शुरू होते हैं ट्रेनिंग के फाइनल 3 स्टेज, जिसमें अध्यात्म और मोह माया से मुक्त तप की अग्नि से गुजरना होता है। ट्रेनिंग के तीनों चरणों में प्रवेश करने के लिए पहले अवधूतों से फाइनल पूछा जाता है। सांसारिक दुनिया में लौटने की फिर से सलाह दी जाती है, फिर भी नहीं लौटता है। तब उसे सन्यास जीवन में रहने की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। सन्यासी को महापुरुष घोषित करके पंच संस्कार किया जाता है। पंच संस्कार यानी शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश को गुरु बनाना पड़ता है। अखाड़े की तरफ से नारियल, भगवा वस्त्र, जनेऊ, रुद्राक्ष, भभूत सहित नागाओं के प्रतीक और आभूषण दिए जाते हैं। इसके बाद गुरु अपनी प्रेम कटारी से शिष्य की शिखा यानी चोटी काट देते हैं। इस मौके पर शीरा और धनिया बांटा जाता है। अभी रात को आएंगे, अभी जिस समय मुहूर्त रहता है ना ब्रह्म, उस समय में आके इनका बीजा हवन होने के बाद पूर्ण हो जाता। उनके बाद में फिर अपने अपने ये कुटिया में जाएंगे, अपने गुरु से चोटी दिया जाएगा, पंच का अपने चोटी इनका कटवाया जाएगा, फिर उनके बाद में शिष्य पक्के हो जाएंगे। अब तक जो रहस्य था, अब तक जो पहेली थी, उस साधना, उस तपस्या की साक्षात तस्वीर है ये। संगम पर बने सेक्टर 20 में 1500 से ज्यादा सन्यासी नागा साधु बन रहे हैं। पहली चरण पार करने के बाद अब दूसरा चरण शुरू होता है। दूसरी स्टेज, सन्यासियों को सुबह 4 बजे उठाया जाता है। नित्य कर्म और साधना के बाद गुरु इन्हें लेकर नदी किनारे पहुंचते हैं। उसके शरीर के बाल हटाकर नवजात बच्चे जैसा कर देते हैं। नदी में स्नान कराया जाता है। वो पुरानी लंगोटी छोड़कर नई लंगोटी धारण करता है। लंगोट धारण रस्म की यह तस्वीर है जब नागा सन्यासियों को लंगोट धारण कराया जा रहा था। इस प्रक्रिया के बाद गुरु जनेऊ पहनाकर दंड, कमंडल और भस्म देते हैं। फिर वो खुद का श्राद्ध करता है। उसे 17 पिंडदान करने होते हैं, 16 अपने पूर्वजों के और 17वां पिंडदान खुद का। इसके बाद वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। वो नया जीवन लेकर अखाड़े में लौटता है। इसके बाद आधी रात में विरजा यानी विजया यज्ञ किया जाता है। गुरु एक बार फिर महापुरुष से कहते हैं कि वो चाहे तो सांसारिक जीवन में लौट सकता है। जब वो नहीं लौटता तो यज्ञ के बाद अखाड़े के आचार्य, महामंडलेश्वर और पीठाधीश्वर महापुरुष को गुरु मंत्र देते हैं। इसके बाद उसे धर्म ध्वजा के नीचे बैठाकर ओम नमः शिवाय का जाप कराया जाता है। यहाँ पर बिठा के इनका विजय हवन कराया जाएगा। विजय हवन होने के बावजूद पक्का संन्यास होगा। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जी आएंगे, वो आने के बाद में यहाँ पर क्या है, इनका विजय हवन होगा। उसके बाद में इनका पूर्ण हो जाएगा। अगले दिन सुबह 4 बजे महापुरुष को फिर गंगा तट पर लाया जाता है। 108 डुबकियां लगवाई जाती हैं। इसके बाद दंड कमंडल का त्याग करवाया जाता है। अब वो अद्भुत सन्यासी बन जाता है। इस 24 घंटे की प्रक्रिया में उसे उपवास रखना होता है। शुरुआत तो होती है जैसे गुरु परंपरा से, कि जो धर्म ध्वजा आपको दिख रहा है ये हमारा है कि भगवान की तरह हम इसको इष्ट मानते हैं। इसके नीचे चेला बनते हैं और उस कठोरता क्या है ना, ये सर्दी गर्मी इसकी कठोरता है। और इस पंथ में चलने के लिए तलवार के धारी जैसे समाज हमारा तलवार है, हम उस धार के ऊपर चलते हैं संन्यास धर्म में। तो कठोरता तो है। गुरु लोग अनेक तरह के शारीरिक यातना इसमें दिया जाता है। नागा सन्यासी बनने, धर्म रक्षक बनेंगे तो इसमें गुरु लोग पंच तत्व को जो विलीन करने के लिए जो 5 तत्व से बना है ये शरीर, उसका जो सब इसमें है अधिकार, उस अधिकार को उनसे वापस करा देने के लिए कठोर कर देते हैं गुरु लोग। इसमें थोड़ा यातना ज्यादा दिया जाती है। ये इतने टाइम में उठना है, इतना टाइम में सोना है, इतना टाइम में भस्मी लगाना है, इतना टाइम में भोजन करना है, इतना टाइम में, ये सब टाइम टेबल रहता है। सर्दी हो या गर्मी, मतलब उसको इतना कठोर कर दिया जाता है कि कोई परेशान जी फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नागा सैनिकों की सबसे कठिन प्रक्रिया तब होती है जब उन्हें दिगंबर तंग तोड़ संस्कार करना होता है।
ये दीक्षा शाही स्नान से एक दिन पहले होती है, जिसे सबसे कठिन संस्कार कहा जाता है। सुबह 3 बजे अखाड़े के भाले के सामने आग जलाकर अवधूत के सिर पर जल छिड़का जाता है। उनके इंद्रिय की एक नस खींची जाती है, जिससे साधक नपुंसक बन जाता है। और गीता में कृष्ण जी बोले भी तो है ना मनुष्य को, कि तुम 6 चीज मुझे दे दे, बाकी सब तेरा, सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी। तो ये 6 चीज छोड़ने के लिए संन्यास लेते हैं हम लोग। तो 6 चीज को ही छोड़ना है। हमारा कोई मान नहीं, हमारा कोई अपमान भी नहीं, हमारा कोई सुख नहीं, ना हमारा कोई दुख नहीं, हमको कोई सर्दी नहीं, ना हमको कोई गर्मी नहीं। गर्मी लगेगा आम जनता एसी खोजेगा, पंखा खोजेगा, हाथ का पंखा खोजेगा, हवा खोजेगा, और हम लोग अग्नि के पास बैठे रहते हैं। गर्मी में भी जी, पंचाग्नि अपना तपस्या करते हैं, सप्ताग्नि तपस्या करते हैं। 12 साल की कठिन तपस्या के बाद नागा सैनिक तैयार होते हैं। चार जगह लगने वाले कुंभ में जगह के हिसाब से इन नागा साधुओं को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयाग के कुंभ में नागा साधु बनने वाले को नागा, उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा और नासिक में खिचड़िया नागा कहा जाता है। तो ये नागा सन्यासी को कठोर इसलिए बनाया जाता है जी सनातन के लिए मर मिट सकते हैं। हमारे देश में जितनी भी सब मंदिर हैं, उसमें जो 12 ज्योतिर्लिंग, 51 माता के पीठ है, उस जगह को कोई क्षति पहुंचाने के लिए पहुंचा तो पब्लिक का जितना ब्लड में उत्तेजित नहीं होगा, उससे जल्दी एक ऐसा परंपरा चीज है, ये ऐसा कि यातना देकर रखा गया है कि ये जल्दी उत्तेजना हो जाती है। जी हमें हमारे समाज को कुछ बोलो तो ये कुछ नहीं कहेगा, मगर हमारे कोई जो इष्ट हैं, देवी देवता हैं, उनके ऊपर कोई कुछ बोले तो ये सर्वप्रथम में अपना बलिदान देने के लिए निछावर हो जाती है। इसलिए कठोरता से नागा बाबा बनते हैं। नागा बनने के लिए इतनी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब जाकर सनातन की फोर्स तैयार होती है, जिनकी वीरता के सामने मुगलों की सेना ने घुटने टेक दिए थे। उज्जैन में जो नागा सैनिक बनते हैं, उन्हें खूनी नागा उनकी आक्रामकता और क्रोध की वजह से कहा जाता है। उनकी ट्रेनिंग अस्त्र शस्त्र चलाने की होती है। जो नागा ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, उन्हें खूनी नागा बनाया जाता है। अखाड़ों की नागा सेना में भी बाकायदा पद होते हैं। मसलन भीतरी व्यवस्था बनाए रखने के लिए थानापति, श्री महंत, कारोबारी, कोठारी, सचिव के पद होते हैं। थानापति पूरे अखाड़े में अनुशासन की देखभाल करता है। अनुशासन तोड़ने पर वो दंड का भी विधान कर सकता है। कारोबारी और कोठारी अखाड़े के वित्त संबंधी काम को देखते हैं। कोठारी का मुख्य काम अखाड़े के भीतर रसोई की व्यवस्था करना होता है। इन सबसे ऊपर सचिव होते हैं, जो प्रशासनिक कार्य संभालते हैं। अखाड़ों से जुड़े सारे विधिक काम सचिव के जरिए ही होते हैं। अखाड़ों की पूरे देश में जहां भी संपत्ति होती है, उसकी देखरेख को सिर्फ नागा सन्यासी ही भेजे जाते हैं। देश के कई सारे प्रमुख मंदिर और मठ अखाड़ों के ही स्वामित्व में हैं। अखाड़ों के कामों की निगरानी के लिए अष्ट कौशल नामक संरचना भी होती है, जो एक तरीके से अखाड़े की गवर्निंग बॉडी का काम करती है। ये हमारे सैनिक हैं परिवार के, ये कोतवाल हैं और ये बनाए जैसे आपके कहते हैं सीएम, डीएम, पीएम 3 लोग देश को चलाते हैं। तो ऐसे हमारे जो अखाड़े के हैं पदाधिकारी कोतवाल बना दिए गए, सेक्रेटरी बना दिए गए और थानापति बना दिए गए। ये जो छोटे काम हैं, श्रीमंत हैं, ये सब अपना कार्यभार देखते हैं। ये अखाड़ों की पद्धति है, ये शुरुआत से चली आ रही है। मतलब ये है कि नागा साधु सिर्फ भस्मधारी ही नहीं होते हैं। जैसे किसी सेना का रखरखाव और संचालन होता है, नागा साधुओं का भी अखाड़ों में अहम रोल होता है। एक रहस्य यह भी है कि कुंभ के बाद ये नागा साधु कहां चले जाते हैं। इसके पीछे तर्क यह है कि कुंभ जैसे आयोजन में भी इनका उद्देश्य तप ही होता है, क्योंकि सभी कुंभ क्षेत्र एक पुण्य भूमि है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति भी विशेष होती है, इसलिए इस स्थिति में साधना अधिक फलदायी होती है। यही वजह है कि हर कुंभ में नागा साधु जरूर आते हैं, और जब कुंभ खत्म होता है तो फिर से ये एकांतवास में साधना में लीन हो जाते हैं। अपने अपने अखाड़ों में चले जाते हैं। कुछ हिमालय, कंदराओं, जंगलों में तप करते हैं, जबकि कुछ तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। हम लोग जो है पहाड़ों में, कंदराओं में, हिमालय से आए हुए हैं, और जो है कुछ अलौक संत होता है जो दिव्य होता है, जिनका जो है दर्शन दुर्लभ है,
वो स्नान करते हैं, आलोपित हो जाते हैं। और कुछ जो है आश्रमधारी है जो अपने आश्रम में रहते हैं, और जो है कुछ जो है ऐसी भारत भ्रमण में अपना धर्म प्रचार हेतु ऐसे करते हैं भाई। 12 साल बाद प्रयागराज महाकुंभ में एक बार फिर से नागाओं की सेना तैयार हुई है, जिसको देखकर संपूर्ण सनातन गौरवान्वित हुआ है। सैफ अली खान के घर हमला करने वाले शरीफुल इस्लाम ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एक पार्टी के दौरान भी वो सैफ और करीना कपूर के बांद्रा वाले घर में जा चुका था। सैफ पर जानलेवा हमले के बाद वो कहां गया? मुंबई में ठाड़े जाने को उसे किसने कहा? वो सैफ पर हमले के बाद बिना कुछ चोरी किए आखिर क्यों भाग आया? मुंबई में उसके लिए कितने अड्डे हैं? सैफ के घर चोरी करने का आइडिया आखिर उसे किसने दिया? खंजर का एक हिस्सा और कपड़े शरीफुल ने कहां छुपाए? सैफ का असली दुश्मन कौन है? इन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। सैफ के घर खंजर देकर शरीफुल को किसने भेजा? शरीफुल ने खंजर और खून सने कपड़े कहां छुपाए? रात में सेफ एंट्री और एग्जिट का प्लान किसने समझाया? जंगल की झाड़ियों में छुपने की जगह किसने पहुंचाया? सैफ के हमलावर मोहम्मद शरीफुल इस्लाम का पहला क्लू इन्हीं तस्वीरों से मिला। मुंबई के डीएन नगर में शरीफुल अपने लेबर ठेकेदार की बाइक से उतरते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ। पुलिस ने बाइक का नंबर निकाला और शरीफुल की कुंडली खुलती चली गई। वो कहां काम करता है, कहां रहता है और किससे मिलता है? ठेकेदार ने ही मुंबई क्राइम ब्रांच को शरीफुल का मोबाइल नंबर दिया। पुलिस ने जब उसे ट्रेस करना शुरू किया तो उसकी लोकेशन दादर और वर्ली के अलावा ठाणे में मिली। पुलिस ने जब ठाणे में उसकी टावर लोकेशन सर्च की तो लेबर कैंप के पास मिली। सैफ के हमलावर की आखिरी लोकेशन ठाणे का लेबर कैंप हीरा नंदानी स्टेट के पीछे है। यहां सैकड़ों मजदूर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। लेबर कैंप के खत्म होते ही जंगल शुरू होता है। यहीं जाकर शरीफुल की लोकेशन खत्म हो रही थी। पुलिस इस लेबर कैंप पर नजर रख रही थी। आखिर में 100 पुलिस वालों की टीम बनाई गई, जिसने जंगल से रात के करीब 2 बजे शरीफुल को धर दबोचा, जो घास में छुपा हुआ था। ये कहाँ छुपा था वो लोकेशन हम आपको बताते हैं। ये है हीरानंदानी का इलाका, ठाणे का इलाका है, और ये हीरानंदानी के बैक साइड में यहाँ पर लेबर कैंप है। जो पतरे के शेड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर लेबर काम करते हैं। इस लेबर कैंप के पीछे घने यहाँ पर एक जंगल का इलाका है, और इस इलाके में यही वो जगह है जहाँ पर ये छिपा था। अंदर यहाँ पर ये जो घास काटी हुई है, पत्ते हैं पौधों के, तो उसने इस तरह के थैलियों का इस्तेमाल किया था यहाँ पर सोने के लिए। और ये जो घास है, ये घास अपने ऊपर यहाँ पर वो लेकर सोता था ताकि वो किसी का नज़र में ना पड़े। लेकिन पुलिस को उसके लोकेशन जो है उसके मोबाइल फ़ोन से वो ट्रैक हो रही थी। इस लोकेशन को पुलिस यहाँ पर ट्रैक पा रही थी, लेकिन उस तक पहुँच नहीं पा रही थी क्योंकि ये पत्तियों और झाड़ियों घास के अंदर छुपा हुआ था। लेकिन पुलिस जो है बीती रात करीबन 7:30-8 बजे यहाँ पर पहुंची, और इस इलाके में पुलिस ने काफ़ी सर्च किया। लेबर कैंप में जो मजदूर है उनसे पूछताछ की गई, उसकी तस्वीर दिखाई गई, लेकिन यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उनसे उसकी शिनाख्त करवाई गई। लेकिन एक शख्स यहाँ पर जो मौजूद था, उसकी मदद से पुलिस इस लोकेशन पर पहुंची, और रात को करीबन 2 बजे उसको यहाँ से धर दबोच लिया गया, जब वो इस यहाँ पर जो घास और पत्ते हैं इसके ऊपर ओढ़कर यहाँ पर छिपा हुआ था। शरीफुल को दबोचने में मुंबई पुलिस को 3 दिन 72 घंटे 4,320 मिनट और 2,59,200 सेकंड नाको चने चबाने पड़े। ठाणे के 2 एकड़ में फैले जंगल से सैफ के हमलावर का शिकार करना मुंबई पुलिस के लिए आसान नहीं था। लिहाजा जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ प्रताप पाटिल को भी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन में शामिल किया। पुलिस वाला बोल रहा था कि मैप में इधर आया है, और मैप में दिखा रहा है इधर ही है बंदा। मेरे को फोटो दिखाया कि फोटो दिखाने के बाद मैं बोला पहचानता नहीं उसको। मोबाइल जंगल दिखा दिया उन लोग पुलिस वाले को। हाँ, वो घास में छुपा था, पर घास इधर रात में ऐसा हम लोग ये नहीं कर सकते ना। घास छानने मारेंगे, उसमें सांप भी रहता है, कोई कुछ भी रहता है उसमें, हम लोग कैसे छान मारेंगे। उसका मोबाइल लोकेशन दिखाने में आप लोगों ने मदद की उसकी? लोकेशन तो उन लोग के पास ही था, मेरे पास नहीं था। वो लोग लोकेशन दिखा रहे थे इधर का ही जंगल का, पर अभी इतना जंगल, इतना 2 एकड़ का जमीन है, को 1:30-2 बजे मिल गया होगा, तो वो लोग सीधा गाड़ी में डाल के उसको लेके गया। अब सवाल उठता है कि शरीफुल पुलिस से बचने के लिए ठाणे ही क्यों गया?
इसका जवाब यहाँ के लेबर रेस्टोरेंट में मिला। दरअसल शरीफुल पहले इस रेस्टोरेंट में लेबर का काम कर चुका था, तभी से उसे इस बात की पक्की जानकारी थी कि थाने में कहां छुप सकता है। उसका थाने कनेक्शन क्या है, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो हमें पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है, बताया जाता है कि थाने में कुछ दिन पहले उसने काम किया था, कुछ महीनों पहले जो है यहाँ पर काम किया था और थाने के इसी इलाके में वागबिल जो इलाका है उस इलाके में ये ब्लेबर ऑल डे एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में उसने कुछ दिन यहाँ पर काम किया था और उसके बाद वो कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट या लेबर में भी जो है उसने लेबर का भी कुछ काम किया था, इसके कारण उसको इस इलाके की पूरी जानकारी थी। अब बड़ा खुलासा हुआ है। शरीफुल को ठाणे के ब्लेबर ऑल डे रेस्टोरेंट में नौकरी श्री ओम फैसिलिटी कंपनी के जरिए मिली थी। इसमें काम करने वाले अमित पांडे ने उसे नौकरी पर रखवाया था। बांग्लादेशी को नौकरी लगवाने के आरोप में अमित पांडे को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 15 और 16 की दरमियानी रात सैफ अली खान पर हमला करने के बाद आरोपी शरीफुल बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। कभी दादर में दिखा तो कभी वर्ली में। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच को पता चला कि वर्ली के कोलीवाड़ा में एक क्लब है जहां काफी बंगाली लेबर काम करते हैं। पुलिस को यहां से क्लू मिला कि आरोपी पहले यहां काम करता था। लेबर ठेकेदार को उसने अपना हिंदू नाम बताया था। शरीफुल की जगह उसने खुद को बिजॉय दास बताया था। आधार कार्ड चोरी होने की बात कहकर नौकरी ली थी। इस मामले में पुलिस को सबसे पहला सुराग मिला वर्ली कोलीवाड़ा में स्थित सिल्क एंड बेडोट नाम के एक क्लब से। क्लब में ऐसा बताया जा रहा है कि वो आदमी काम करता था और उसी आधार पर जब पुलिस की टीम यहां पर पहुंची तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो विजय दास के नाम से यहां पर काम करता था। हालांकि बाद में अभी तक जो पुलिस को जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो एक बांग्लादेशी नागरिक है। ये वही क्लब है, यहीं पर वो व्यक्ति काम करता था। सर, मायने में JK मंडल है। वो लड़का 6 महीना पहले यहाँ पे काम करते थे जी। और उनके पास आधार कार्ड भी नहीं था, सुना है नहीं था। वो कॉन्ट्रैक्टर जो था उनका नाम मुझे पता नहीं है, उनका जो कॉन्ट्रैक्टर था तो उन्होंने उनका लड़का का ज़रूरत था तो वो बिना आधार कार्ड के उसको काम पे ले लिया था। अच्छा, उन्होंने वेरीफाई नहीं किया? वेरीफाई नहीं किया तो वो बोला था कि मेरा आधार कार्ड गुम हो गया है। जो क्लब है ये शाम के समय में खुलता है। अमूमन यहाँ पर 6:30 बजे के बाद इस क्लब में लोग आने शुरू होते हैं। आप देखें तो यहाँ पर CCTV कैमरे जो हैं वो साफ तौर पर आपको नजर आएंगे। दोनों CCTV फुटेज में अब आर्काइव से या DVR से पुलिस को उसका जो सुराग है, उसकी जो शिनाख्त है वो हुई होगी। फिलहाल पुलिस ने यहाँ से एक लीड ली और उसके बाद उसे थाने के हीरानंदानी स्टेट से गिरफ्तार किया। वर्ली के कोलीवाड़ा सिल्क वर्क क्लब में ही पुलिस को इस बात का क्लू मिला कि वो इसी इलाके में कहीं रहता है। पुलिस उसकी तलाश में कोलीवाड़ा की इस गली में पहुंची जहां प्रजापति नाम के एक शख्स का बोर्ड लगा है। तफ्तीश में पता चला कि पहले इस मकान में एक महाराष्ट्रियन परिवार रहता था जिसने प्रजापति को मकान बेच दिया है। प्रजापति ने एक अंडे वाले को किराए में दे दिया। अंडे वाले ने 4-5 लड़कों को रख लिया, कोई वेरिफिकेशन नहीं कराया। ये लड़के सुबह सुबह निकल जाते और देर रात को घर लौटते। शरीफुल की गिरफ्तारी के बाद इस मकान में ताला लगा है। पड़ोसियों ने बताया कि 18 तारीख को भी भारी पुलिस फोर्स यहां आई थी। वर्ली के कोलीवाड़ा इलाके में जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, पुलिस को ये शक है कि वो जिस घर में रहता था ये वही घर है। अगर आप देखें तो यहाँ पर फिलहाल राजनारायण प्रजापति के नाम पर ये नेम प्लेट लगी हुई है। फिलहाल घर का दरवाज़ा बंद है, लेकिन जो पड़ोसी हैं उनका ये दावा है कि यहाँ पर कल पुलिस की टीम आई थी। पुलिस ने घर के मालिक को भी बुलाया और उसके बाद उससे गंभीर रूप से पूछताछ की गई। उसका तो नाम नहीं मालूम, मैंने अंडे वाला, हम वो अंडे का धंधा करता है इधर बाजार मार्केट में, बंगाल केमिकल में। उसको रूम भाड़े पे रख दिया है। तो वो अंडे वाले की पहचान का हो सकता है वो शख्स, कोई ऐसा? इतना तो हम नहीं कह सकते कि उतना पहचान, लेकिन उनके पास लड़के थे 4-5, वो आते थे जाते थे इधर काम पे, जो उनके पास काम पे थे वो। पड़ोसियों से अमूमन हम देखते हैं कि बातचीत होती रहती है। इन लोगों से कभी आपकी बातचीत होती है? नहीं, ज़्यादा तो नहीं बातचीत। वो आते हैं, सुबह निकल जाते हैं, फिर शाम को आते हैं। क्या ये वही आरोपी है जो यहाँ पर रहता था? कभी आपने देखा? नहीं सर, ऐसे तो नहीं बोल सकते। इनके पास तो 3-4 आदमी आते जाते रहते, लेकिन यही आदमी ये तो पक्का नहीं, हम 100% नहीं। मकान मालिक के बेटे विनोद का दावा है कि शरीफुल ने अंडे वाले के यहां नाश्ता किया था और पेमेंट GPay से किया था। उसी को ट्रैक करती हुई पुलिस अंडे वाले के अड्डे पर पहुंची थी। इससे एक बात तो क्लियर है कि सैफ के हमलावर शरीफुल का वर्ली के कोलीवाड़ी से गहरा कनेक्शन है।
फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कैसे किया, ये सबसे अहम कड़ी है। एक सीसीटीवी फुटेज में उन्हें नजर आया कि मुंबई के वर्ली इलाके में आरोपी भुर्जी पाव खाता हुआ नजर आ रहा है और उन्होंने उस दुकान को सबसे पहले ट्रेस किया। हम फिलहाल उसी दुकान पर मौजूद हैं। जो वो आरोपी था वो ऑलरेडी यहाँ पे आके नाश्ता किया हुआ था। जो जिस दुकान को आपने भाड़े पर दिया है उस दुकान पर आकर उसने नाश्ता किया। यस, वो यहाँ पे आके नाश्ता किया हुआ था, तो उसने जीपे किया था, तो उनको वहाँ से कुछ लिंक मिला और उन्होंने जीपे के थ्रू या उसका नंबर के थ्रू ट्रैक करके पुलिस वाले ने, और उसको फिर यहाँ पे आके चेक किया कि पूछा किसका धंधा है क्या है, तो उन्होंने इंक्वायरी किया तो पता चला कि इसका धंधा है और इसी के लिए वो घर पे जाके पूरा चौकसी की है। इसके कारण उनको लगा कि इनका कनेक्शन है, ये घर में रहता रहेगा। बोल रहे कि आप सैफ अली खान के साथ में काम किया। मैं बोला हाँ, मैंने उनके साथ में भी काम किया। अब सवाल उठता है कि शरीफुल को सैफ के घर में चोरी का आइडिया किसने दिया? क्या शरीफुल पहले भी सैफ के घर जा चुका था? क्या सैफ के घर के अंदर की जानकारी उसे थी? मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि सैफ अली खान के घर पर कुछ महीनों पहले एक पार्टी हुई थी। तब आरोपी शरीफुल एक हाउसकीपिंग एजेंसी के जरिए सैफ अली खान के घर गया था। पुलिस को शक है कि उसी दौरान उसे आइडिया आया कि साफ के जरिए कैसे सैफ करीना के घर एंट्री किया जा सकता है। कोर्ट ने सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब पुलिस को खंजर वाला वो टुकड़ा बरामद करना है जो टूटकर सैफ अली खान की रीढ़ में घुस गया था। उसके 2 टुकड़े पुलिस ने बरामद कर लिए हैं, एक की तलाश की जा रही है। आरोपी ने वारदात के दिन जो कपड़े पहने थे उसे कहीं छुपा दिया है। पुलिस को उन्हें भी बरामद करना है। इसके अलावा वो कैसे घर में घुसा और फिर निकल कर कहां गया, इसका भी पता लगाना है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने बताया कि रात में जब सैफ अली खान के गेट पर तैनात गार्ड सो गया था, तब वो चुपचाप अंदर चला गया, 6ठे फ्लोर पर सीढ़ियों के रास्ते गया, फिर साफ्ट के सहारे ऊपर गया। बांद्रा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 इयर्स। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर यह इंसिडेंट हुआ था। सैफ पर हमले का आरोपी बांग्लादेशी है या नहीं, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि 4-5 महीने पहले वो भारत आया था। उसने चोरी से बॉर्डर पार किया था, जबकि बचाव पक्ष के वकील का दावा है कि आरोपी का परिवार 7 साल से यहां रह रहा है। पहली बात तो कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि वो प्रॉपर बांग्लादेशी है, वो 6 महीने पहले आए। इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। कहाँ का रहवासी है सर? कोई जानकारी अगर आप... यहीं पे वो रह रहा था, 7 साल के ऊपर से वो रह रहा है और परिवार यहीं पे है। पुलिस ने आरोपी की एफआईआर में पासपोर्ट एक्ट की धारा भी जोड़ी है। इसके अलावा बीएनएस की धारा 311 और 331 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। अब पुलिस उसकी शिनाख्त कराएगी। सैफ के छोटे बेटे की केयरटेकर लीमा ने सबसे पहले उसे देखा था। लीमा ने ही पुलिस को बताया था कि आरोपी करीब 30 साल का 5 फुट 5 इंच की हाइट वाला शख्स है। इसके अलावा पुलिस ये भी पता लगाएगी कि बांग्लादेश से वो कैसे आया, बॉर्डर किसने पार करवाया, मुंबई में सबसे पहले किसने उसे पनाह दी। सैफ अली खान पर हमला करने वाला और उनके घर पर जो चोरी की मंशा से घुसा था, उसे पुलिस ने दबोच कर अब हिरासत में लिया है। अब तफ्तीश के बाद, सारे तथ्यों को खंगालने के बाद क्या कारण था, वह सभी बातें अब सामने आएगी। और जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात है, महाराष्ट्र की सरकार हर घर घर जाकर उन्हें चुन करके निकालेगी और जहां से आई थी उन्हें कड़ा दंड देते हुए उन्हें वापस करेगी।